हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस एक्ट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, वो सारी आज हम देखने जा रहे हैं। इसके अलावा इसी एक्ट में बहुत सारी संस्थाओं के निर्माण का, उनके स्ट्रक्चर का, उनके कार्यों का वर्णन है, तो वो सारी चीज़ें भी देखने जा रहे हैं। तो नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ आज आप क्या क्या देखोगे। सबसे पहले तो एक्ट के बारे में जानोगे, यही जो लिखा है कि कब कहाँ से पास हुआ है, परिभाषाएं कुछ दी हुई हैं वो देखोगे। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका गठन होता है, अध्यक्ष होता है इसका पीएम, और अन्य सदस्य होते हैं 9 सदस्य। इसके बारे में जानोगे, धारा 3(1) के तहत गठन होगा। फिर आ जाएंगे हम एनडीएमए के साथ ही इसकी एक कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन होता है धारा 8 के तहत, तो वो देखेंगे, जिसे बोलते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है और एनईसी है, तो एनईसी बनाती है एक राष्ट्रीय योजना जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित होती है, और एनडीएमए इसको क्या करता है, अनुमति देता है। ठीक है, फाइनल जो अनुमति होती है वो एनडीएमए देता है, लेकिन बनाती है एनईसी। और एनईसी का जो हेड होता है वो होता है गृह सचिव। ठीक है, तो उस राष्ट्रीय योजना को देखेंगे। ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। फिर आ जाएंगे राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर क्या होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड होता है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। इसको देखेंगे। फिर स्टेट की खुद की एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, कार्यकारिणी समिति, उसके बारे में जानेंगे। उसका हेड स्टेट का जो मुख्य सचिव होता है वो होता है। फिर इनकी खुद की एक आपदा प्रबंधन योजना होती है, राज्य योजना जिसे बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और जो राज्य योजना भी होती है वो कौन बनाती है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बनाती है, और अनुमोदन फाइनल कौन देता है, एसडीएमए। फिर ऐसी डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ढांचा होता है जिसको बोलते हैं डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। इसके बारे में जानेंगे। इसकी खुद की एक एग्जीक्यूटिव होती है, उसको जानेंगे। जिला स्तर पर योजना है, तो ये सारा ढांचा इसी एक्ट में दिया है, ये सब जान जाओगे। प्लस इनके बारे में ये भी जानोगे, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्य होता है, पूरा ढांचा आ जाएगा यहाँ से। फिर इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इसमें, तो इसमें दिया हुआ है जो फंड, जो निधियां अलग अलग बनाई जाती हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो एनडीआरएफ है, एनडीएमए और एनडीआरएफ में कंफ्यूज मत होना, एनडीआरएफ एक बल है, बल मतलब फोर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसका भी ढांचा इसमें दिया हुआ है कि एनडीआरएफ की कैसे स्थापना होगी, कौन क्या क्या करेगा। फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी यहाँ पर जिक्र है, जिसकी स्थापना होनी है, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में एनडीएमए, एनडीआरएफ और एनआईडीएम के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जब आप देखोगे कि जितने भी आपके बचे हुए टॉपिक थे ना, आज की क्लास में सारे आ गए ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास एक और आनी है जिसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी नई चीज़ें चल रही हैं, मतलब जितने एप्लीकेशंस हैं, कुछ योजनाएं हैं आपदा को लेकर, कुछ और डेवलपमेंट हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर हुए हैं, वो सारी चीज़ें एक अगली क्लास में आएंगी। फिर आपका आपदा प्रबंधन समाप्त हो जाएगा। जो भी बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं उन्हें क्या करना है, जितनी चीज़ें यहाँ होती जा रही हैं उतनी कवर करते चलो। होता क्या है, शुरुआत में स्टूडेंट को लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है, तेज हो, लेकिन जितना करा दिया जाए उसका उन्हें 20% याद नहीं होता है। तो ऐसे तेज कोर्स से कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखोगे कि एक क्लास के बाद हमारा 10 नंबर का टोटल समाप्त हो जाएगा, एनवायरनमेंट और आपदा प्रबंधन। इसके बाद 15 नंबर का आपको कंप्यूटर का पूरा कंटेंट दिया है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है, पूरे नए पैटर्न पर आधारित है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, देखो बेसिक क्लासेज बेसिक हैं, बेसिक पढ़नी है, बट वो क्या है, 10 से 20% क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। जो वैल्यू एडिशन की एक पीडीएफ दी हुई है आपको, वो है आपकी, वो 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व होते हैं। तो वो पूरी पीडीएफ पढ़नी है, उसी पीडीएफ पर बेस्ड हर टॉपिक पर एमसीक्यूज हैं, जो है 1000 एमसीक्यूज की पीडीएफ वो आपको दी हुई है। वो कहाँ से मिलेगी उसके बारे में मैसेज बार बार भेजा गया, सभी को कूपन दिया गया जिन्होंने बैच ले लिया है, तो वो पीडीएफ उस कूपन को यूज करके मिल जाएगी। जिसे नहीं मिली है वो मैसेज कर देगा, उसको भी कूपन पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यानी कि ये एक्ट 2005 के नाम, जब बिल आता है जिस साल, उसी के नाम पर एक्ट का नाम हो जाता है। राज्यसभा से कब पास हुआ, 28 नवंबर 2005 को। लोकसभा से कब पास हुआ, 12 दिसंबर 2005।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसी दिन ये लागू भी हो गया था। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों तारीखें अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेम डेट है 23 दिसंबर 2005। इसकी देखो, कोई भी एक्ट होता है ना, शुरुआती जो पहली धारा होती है उसमें एक्ट का नाम होता है, संक्षिप्त नाम दिया रहता है और विस्तार। क्योंकि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो ये मैंने इसमें दिया नहीं, आपको लिखा नहीं, जरूरत नहीं है जानने की, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जो धारा 2 होती है उसमें सारी परिभाषाएं होती हैं। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत होना, किसी भी एक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो उसकी जो धारा 2 होगी वो अधिकांश, खासतौर से स्वतंत्रता के बाद जो एक्ट बने हैं उनमें धारा 2 में परिभाषाएं होंगी, 2 की उपधाराएं बहुत सारी होती हैं। आपके लिए 2 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट थी, एक तो धारा 2 घ में जो आपदा की परिभाषा दी है, और 2 या में आपदा प्रबंधन की। तो 2 घ में आपदा की परिभाषा क्या दी है कि आपदा से तात्पर्य क्या है, तो आपदा उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या फिर दुर्घटनावश या फिर उपेक्षा। उपेक्षा क्या होती है, सपोज को न्यूक्लियर प्लांट पर किसी की ड्यूटी लगी है और उसने उपेक्षा से क्या लीक हो जाने दिया, उसने अपना काम नहीं पूरा किया, तो भी आपदा आ जाएगी। तो दुर्घटना या उपेक्षा या प्राकृतिक या मानवकृत किसी भी कारण से उद्भूत कोई महाविपत्ति हो या घोर घटना हो जिसका परिणाम जीवन की, 3 चीज़ों की, जीवन की सार्वभौम हानि या मानवीय पीड़ाएं, पहली चीज हो गई। दूसरी संपत्ति का विनाश, और तीसरा पर्यावरण का नुकसान हो, और ये नुकसान ऐसा हो जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय के सामना करने की क्षमता से परे हो। तो समझ लो इसके 3 खंड हैं। पहला चीज कि किन कारणों से आपदा आती है, तो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानवकृत हो, चाहे उपेक्षा से हो या दुर्घटना से हो, ये हो गया कारण। दूसरा होता है इसका परिणाम क्या क्या होगा, तो मानव जीवन की या तो घोर हानि हो या पीड़ा हो उसको, तो ये हानि होगी, जीवन हानि या पीड़ा। इसके बाद या संपत्ति और या पर्यावरण, इनका लॉस हो या हानि हो, ठीक। तो किन कारणों से किन किन चीज़ों का लॉस हो, और ऐसा लॉस हो जो समुदाय के सामना करने की क्षमता से परे हो, इसे बोलते हैं आपदा। जब आपदा आ गई तो फिर आपदा का प्रबंधन करना होगा, तो 2 या में आपदा प्रबंधन की परिभाषा दी है। इससे अभिप्रेत क्या है कि कोई योजना बनाना, आपदा प्रबंधन को लेकर है ना, किसी आपदा से निपटने के लिए योजना बनाना, संगठन बनाना, आपस में समन्वय करना विभिन्न एजेंसियों, विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र राज्य अधिकारियों के बीच में, कार्यान्वयन की निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन। फिर 2 उआ में परिभाषा किस चीज़ की है, राष्ट्रीय प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण की बात हो रही, तो एक किसकी बात हो रही, एनडीएमए की। जहाँ पर भी राष्ट्रीय प्राधिकरण लिखा होगा वहाँ समझ जाना एनडीएमए की बात हो रही। और जब राष्ट्रीय प्राधिकरण की परिभाषा दे दी तो यही दे दी इसमें कि धारा 3(1) के तहत जिसका गठन होगा वही राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा, तो अभी आगे आएगा। धारा 2 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की परिभाषा दी हुई है, तो इसका भी गठन धारा 8(1) के तहत होगा, वो भी आ जाएगा आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं धारा 3(1), ये है एनडीएमए से संबंधित, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी, धारा 3(1) में दिया हुआ है। अब एनडीएमए की संरचना क्या होगी, तो धारा 3(2) में दे दिया इन्होंने कि एनडीएमए में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 9 सदस्य होंगे। हालांकि सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, अधिकतम 9 से ज़्यादा तो नहीं होंगे लेकिन उससे कम हो सकते हैं, ठीक है। धारा 3(2) में काम में दिया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब जो भी पीएम की कुर्सी पर होगा वो एनडीएमए का अध्यक्ष होगा। और फिर जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, पीएम करेगा। तो पीएम द्वारा नाम निर्देशित अधिकतम 9 सदस्य होंगे, और पीएम ही क्या करेगा, जो अध्यक्ष होगा वो, कि अन्य सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष बना सकेगा। जिससे क्या होगा कि जब पीएम अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष बैठक की मीटिंग करता है। और जो एनडीएमए का उपाध्यक्ष होता है, आगे चल के आप देखोगे ना एनआईडीएम, इसका भी उपाध्यक्ष ही होगा फिर आगे चल के, ठीक है। फिर आते हैं
राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य में नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना, मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना, मतलब उच्च स्तर का काम ये करते हैं। फिर धारा 6(2)(ख), ये 6(1) था और 6(2)(ख) में किसका वर्णन है? राष्ट्रीय योजना, इंपॉर्टेंट है। ये एनडीए में क्या करेगा? राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन, मतलब फाइनल मोहर लगाएगा, सहमति जिसे बोलते हैं। लेकिन बनाता कौन है ये राष्ट्रीय योजना? वो बनाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, आगे आएगा। तो 6(2)(ख) में क्या है? राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, प्रभावित राज्यों के बीच समन्वय करना, ये सब इनके काम है। अभी एनडीएमए की ही बात हो रही है सारी। फिर धारा 7(1) में क्या है? राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन, ये अपने लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन कर सकता है। धारा 8(1) इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एनडीएमए धारा 8(1) वाली, इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन होगा और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गृह सचिव। अन्य जो सदस्य होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, अन्य सदस्य में क्या होते हैं? विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। बहुत सारे विभाग होते हैं, 15-16 विभाग। फिर धारा 10(1) में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य हैं। धारा 11(1) इंपॉर्टेंट है, ये है राष्ट्रीय स्तर पर योजना, यानी जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय योजना। अब राष्ट्रीय योजना किससे संबंधित होगी? डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी जो कि संपूर्ण देश के लिए होगी और आपदा प्रबंधन हेतु होगी, और इसे तैयार कौन करेगा? राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति तैयार करेगी, और जो एनडीएमए है वो फाइनल अनुमोदन देगा। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसे ही राज्य स्तर पर होता है, राज्य कार्यकारिणी समिति जो राज्य की योजना है वो तैयार करती है, और फाइनल अनुमोदन कौन देता है? एसडीएमए। इसके बाद आ जाते हैं धारा 14(1). अब यहाँ पर आपका नेशनल स्तर का काम खत्म हो गया, अब आ जाएंगे हम राज्य स्तर पर। तो धारा 14(1) में किसका है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन होगा। कौन करेगा? राज्य सरकार, जो राज्य सरकार का खुद का राजपत्र होता है, गजट होता है, इसमें अधिसूचना द्वारा करेगी, और इसे क्या बोला जाएगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए। तो कहीं पर भी एसडीएमए नाम का शॉर्ट में जिक्र हो तो समझ जाना किसकी बात हो रही। धारा 14(2) में क्या है? इसका संगठन की बात है, तो एक अध्यक्ष होगा, और यहाँ पर भी 9 से अनधिक, अनधिक का मतलब अधिकतम 9, उससे कम हो सकते हैं, और सीएम इसका पदेन अध्यक्ष रहता है, जैसे वहाँ पर पीएम रहता है। धारा 18(1) में क्या है? एसडीएमए की शक्तियां और कार्य, इसकी भी शक्तियां और कार्य क्या होती हैं? राज्य स्तर पर नीतियां बनाना, समन्वय करना विभिन्न विभागों के राज्यों के बीच में, नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए सबकी ड्यूटी निर्धारित करना, मार्गदर्शक सिद्धांत निर्देशित करना, ये सारे काम होते हैं। धारा 20(1) फिर से जो मैंने बोला है, नेशनल स्तर पर भी क्या था? एनडीएमए। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और फिर नेशनल स्तर पर एक योजना थी, राष्ट्रीय योजना। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही यहाँ पर एसडीएमए, फिर स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी, और स्टेट स्तर पर योजना, इन 3 की बात होगी। तो राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन होगा, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? पदेन अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्य सचिव। केंद्र स्तर पर केंद्रीय गृह सचिव होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य का मुख्य सचिव होता है। धारा 23(1) में राज्य आपदा प्रबंधन योजना एक बनाई जाएगी। कौन तैयार करेगा? राज्य की जो कार्यकारिणी समिति है वो तैयार करेगी, और फाइनल अनुमोदन कौन देगा? एसडीएमए। अब इसमें जो प्रावधान है इसके अंतर्गत, तो कुछ धाराएं, कम से कम 15 धाराएं आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। और बहुत ज़्यादा धाराएं हमने इसमें दी भी नहीं है, 20-22 धाराएं ही हैं टोटल, क्योंकि इसमें अगर अंदर से ये थोड़ा सा भी कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए जाएंगे तो आपके एक्ट पर चले आएंगे, ठीक। और प्लस इसमें जितने भी संस्थान हैं सबका ढांचा भी आ गया, तो वो भी चीज़ें कवर हो रही हैं। धारा 25(1) में क्या है? अब ये जिला स्तर की बात होनी शुरू हो गई। जिला स्तर पर क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए का गठन होगा, राज्य सरकार करेगी अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए करेगी एक एक। फिर 25(2) में क्या बात है? इसका जो संगठन या संरचना क्या होगी उसकी बात होगी। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, और यहाँ सदस्य संख्या कम हो गई, 7 हो गई, तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य,
और अध्यक्ष जो होगा वो पदेन होगा जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। अन्य सदस्यों में कौन हो जाएंगे? हाँ, इसमें ध्यान रखना सह अध्यक्ष भी होते हैं। डीएम हो गया, ये तो एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यकारिणी वाला। एक निर्वाचित व्यक्ति भी तो चाहिए। तो निर्वाचित व्यक्ति में सपोज को जिला है तो जिला परिषद, जो स्थानीय प्राधिकरण जिसमें वो आता है जिला, उसका जो हेड होगा वो सह अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जैसे जिला स्तर पर क्या होती है आपकी? जिला पंचायत। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो सह अध्यक्ष होगा। जो 6वीं अनुसूची है उसमें भी जो होते हैं आपके प्रादेशिक कमेटियां होती हैं। ठीक है, जिला की स्वायत्त शासी संस्था होती है तो जो उसका हेड होगा वो सह अध्यक्ष होता है 6वीं अनुसूची वाले राज्यों में। और अन्य सदस्यों में क्या आ जाते हैं? जो एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस कप्तान, वो उसका सदस्य होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास नहीं कार्यपालक अधिकारी जिला का, वो भी इसका क्या होता है? सदस्य होता है। ऐसे करके टोटल 7 सदस्य होते हैं। अब जिला प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य दिए हैं धारा 30(1) में। धारा 31(1) में चले जाओ। अब चूंकि जिला लेवल पे जो आपकी कमेटी बनी है उसके हेड में अधिकारी ही हैं। अन्य जगह पर क्या था? नेता थे हेड में, तो उसके लिए क्या है? कार्यकारिणी का गठन हो रहा था। यहाँ तो सारे अधिकारी हैं तो कार्यकारिणी तो यही हो गई, काम तो इनको ही करना है। तो यहाँ कार्यकारिणी की बात ना होगी, यहाँ पर क्या हो रही है? सीधी जिला योजना की बात 31(1) में, कि जिले के लिए, प्रत्येक जिले के लिए एक अलग आपदा प्रबंधन योजना होगी जिसे जिला योजना कहा जाएगा, जो जिले की आपदा प्रबंधन के बारे में नियम, नीतियाँ और क्रियान्वयन की चीज़ें बनाएगा। फिर इंपॉर्टेंट 2 धाराएं आ गई हैं, ये ध्यान रखना। धारा 42(1), इसके तहत एक संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसी में प्रावधान है, जिसे बोला जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। NIDM की स्थापना होगी और कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी अधिसूचना द्वारा। NIDM के बारे में अभी इसी क्लास में आगे बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, फिर धारा 44(1), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका गठन किया जाएगा। इसका भी प्रावधान कर दिया है, इसके बारे में भी आज की क्लास में बहुत डिटेल में बताएंगे। फिर धारा 45 बोल रहा है कि जो NDRF होगा इसका साधारण अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण किसमें निहित होगा? NDMA में, राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी NDMA में। और इसका जो निरीक्षण, नियंत्रण मतलब जो पूर्ण नियंत्रण होता है दैनिक क्रियाकलापों के लिए या बलों पर नियंत्रण, वो इसके किसमें होता है? DG में, डायरेक्टर जनरल एक नियुक्त किया जाता है इस बल का, उसमें निहित होगा। फिर धारा 46(1), अब यहाँ पर बात होगी फंड की। अब चूंकि ये सारा काम है, बातें तो बहुत सारी हो गई, बिना पैसे के होता क्या है? तो केंद्र स्तर पर एक फंड बनाया जाएगा, निधि, फिर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उसी की बात हो रही। तो हर स्तर पर 2-2 निधियां बनेंगी। एक होगी आपदा मोचन और एक होगी आपदा शमन। मोचन निधि क्या होती है? जब आपदा आ गई हो उसके लिए यूज होती है। और शमन क्या होती है? आपदा के पहले की उसका प्रभाव कम किया जा सके। तो 46(1) में क्या है? राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थापना केंद्र सरकार करेगी। और 47(1) में क्या है? राष्ट्रीय आपदा शमन निधि, इसकी भी स्थापना केंद्र करेगी। फिर 48(1) में दिया है राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर मोचन और शमन निधियों की बात है। तो 48(1) का का में क्या है? राज्य आपदा मोचन निधि। 48(1) के खा में क्या है? जिला आपदा मोचन निधि। 48(1) के गा में क्या है? राज्य आपदा शमन निधि और जिला आपदा शमन निधि 48(1) के घा में। यहाँ पर 4 निधियाँ हैं, 2 राज्य स्तर पर और 2 जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में होंगी। अब आते हैं NDMA के बारे में और डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन के लिए, इसके बारे में, तो इसके गठन के बारे में इसकी मेन वेबसाइट पर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिक। इसके बाद कुछ जगह सितंबर की डेट दी है, लेकिन वहाँ उसका कहीं से वेरीफाई नहीं हो पाया। लेकिन हाल ही में इन्होंने क्या किया? 28 अक्टूबर 2024 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। अब स्थापना दिवस तो आदमी उसी दिन मनाता है जिस दिन वो मानता है कि हाँ उसने उसका गठन हुआ था। इसीलिए हमने डेट निकाली कि 28 अक्टूबर 2005 को इनका गठन हुआ था। ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इसके 5 कुल विभाग हैं या प्रभाग हैं, जैसे नीति एवं योजना प्रभाग। यहाँ से इसका काम समझ में आएगा। तो पहला क्या है? नीति एवं योजना बनाना। दूसरा प्रशमन प्रभाग।
तीसरा है प्रचालन प्रभाग, चौथा है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग। मैंने बोला कि आपदा प्रबंधन का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, वो होता है संचार एवं चेतावनी सही समय पर पहुंचाना, जागरूक कर देना लोगों को, तो वो यहाँ से होता है। फिर प्रशासन और वित्त प्रभाग पांचवा होता है। अब आते हैं एनडीआरएफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो आपका एनडीएमए है वो आपका इसका संगठन वगैरह किस धारा के तहत है वो तो एक्ट के अंदर ही आ गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ें थी वो आपको बता देंगे। एनडीआरएफ के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ठीक है, तो स्थापना 2006 में 8 बटालियन के साथ की गई थी। वर्तमान में इसकी बटालियन बढ़कर 16 हो चुकी हैं और प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मी हैं, यानी कि 18,000 के आसपास लगभग ना। कैलकुलेट आप लोग कर लेना, बताना मुझे कमेंट में कितने हैं। ठीक, 1149 इंटू 16 कर लेना, इतने इनके सदस्य हैं। अब ये सदस्य अलग से नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ये विभिन्न जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है ना, सीएपीएफ, इनके कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है इसमें। ठीक, इनका आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। नोडल मंत्रालय इनका गृह मंत्रालय है, इन्हीं के अंतर्गत आता है। प्रतिनिधि बल है, मतलब कि इसके सदस्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उदाहरण के रूप में दी हैं, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कुछ बढ़ गई हैं। तो बीएसएफ की 3 बटालियन, सीआरपीएफ से 3, सीआईएसएफ से 2, आईटीबीपी से 2, एसएसबी से 2, असम राइफल से 1, और अभी कुछ बटालियन बढ़ गई हैं। और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ये तो आपको एक उदाहरण देने के लिए है कि समझ बन जाए कि जितने भी सीएपीएफ होते हैं सबसे कुछ ना कुछ लिया गया है। हाँ, इसकी एक इम्पोर्टेंट है, इसकी 18 सर्च एंड रेस्क्यू SAR टीमें होती हैं जो कि टेक्निकल टीमें होती हैं। इनके पास सब कुछ होता है, सर्विलांस, टेक्निकल, लाइटिंग व्यवस्था और सारी चीज़ें जो भी आपदा प्रबंधन में या आपदा के समय काम में आती हैं, तो ये टीमें होती हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं? तो सबसे मेन कार्य तो वो है कि आपदा के लिए प्रतिक्रिया देना। किस किस मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं? एक तो नॉर्मल आपदा हो गई, दूसरा CBRN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर रिस्पॉन्स भी, इनके लिए भी इनको तैयार किया जाता है कि अगर ये सारी आपदाएं भी आ गई हैं तो ये बचाव कर सकें। फिर क्षमता का निर्माण करना और जागरूकता अभियान चलाना, ये भी काम होता है। एकीकृत कमान होती है इनकी, जो कि किसके अंडर में होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF, DG के हाथ में। NDRF अकादमी है, ये पूछा जाता है, नागपुर में स्थित है। और निवारक तैनाती भी हो जाती है, जहाँ पर आपदा होने की संभावना हो तो पहले से ही तैनाती होती है। तो ये वाला फैक्ट याद रखना, NDRF अकादमी कहाँ है? नागपुर में। ये बैच की जानकारी है, अगर आप सच में सीरियस हो इस एग्ज़ाम के लिए और अगर चाहते हो कि बहुत अच्छे से तैयारी हो, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बोलता हूँ कि इसी उस पर जाओ, और जो पुराने या तो शॉर्ट्स देख लो, तो जो भी बंदर होगा बने हैं वो समझ में आएगा। दूसरा चीज़, इस पर जो कट ऑफ एनालिसिस है उसमें क्या है, गूगल फॉर्म भरा है स्टूडेंट हैं, देखोगे ना जितने भी एग्जाम की यहाँ तैयारी होती है 70% सिलेक्शन केवल उस एग्जाम में यहाँ से होते हैं, GS रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हो, आपको सारी वीडियो क्लासेस, सारी PDF, हर चीज़ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है जिसमें आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सॉल्व कर दी जाती हैं। ज्वाइन कैसे करना है? GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर। GS रिवॉल्यूशन प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, वहीं पर आप क्या करोगे, ऑल कोर्सेज में या स्टोर करके एक ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के बाद, उसमें जाओगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे, वहीं से ज्वाइन कर सकते हो पेमेंट करके, और ऐप पर ही सारा कंटेंट दिया जा रहा है तो ओपन हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, UPSI का तो ऐसा बैच चल रहा है कि 200 नंबर जो हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं वो ऐसे कवर हो जा रहा है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं और टेस्ट चल रहे हैं, अभी 7-8 टेस्ट हो चुके हैं और हर 3-4 दिन में एक टेस्ट होता है UPSI में। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी पढ़ रहे हैं वो शेयर जरूर करें, जो भी पर्सन आपके आसपास है आप उसके साथ जरूर शेयर करें यहाँ के बारे में। अब आते हैं NIDM के बारे में। जैसा आपने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा में लिखा है, डायरेक्ट धारा 42 में, कि NIDM एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी स्थापना की जाएगी।
तो उसी के तहत इसकी स्थापना तो एक्चुअली पहले हो गई थी। 1995 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। 2003 में नाम बदल दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये एक्ट आया 2005 में, तो इस एक्ट के तहत इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया, एक्ट के तहत लाया गया। ठीक है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। तो क्या क्या काम करता है? क्षमता निर्माण करता है, प्रशिक्षण देता है और रिसर्च भी करता है। शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में हुई थी। सबसे पहले इसका नाम क्या था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, NDMC था। इसके रूप में 1995 में इसका गठन हुआ था, वो भी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। और एक संस्थान है दिल्ली में जिसका नाम है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इसी के परिसर में एक बिल्डिंग इसको दे दी गई थी। फिर 16 अक्टूबर 2003 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। हालांकि अभी इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिला। वैधानिक दर्जा वो होता है जब संसद द्वारा कोई पारित कानून हो या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून हो और उसके तहत किसी का गठन हो। फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया, इसमें इसकी बात की गई और इसी के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। संगठन क्या होता है? तो इसका जो निकाय होता है, दो होती है इसकी बॉडी के ढांचे, दो तरीके से होते हैं। एक होता है संस्थान निकाय, दूसरा होता है शासी निकाय। तो संस्थान निकाय में 42 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। अन्य सदस्यों में विभिन्न विभागों के सचिव, वैज्ञानिक, राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। जो इसका शासी निकाय होता है, गवर्निंग काउंसिल होता है, उसमें 14 से 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होता है NDMA का जो उपाध्यक्ष होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो NDMA का उपाध्यक्ष होता है वो शासी निकाय का अध्यक्ष होता है और इसका उपाध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है। इसमें एक MD की नियुक्ति की जाती है। तो जो दैनिक प्रशासन, नियुक्तियां, अनुशासन बनाए रखना, कब क्या चलना है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर की भी एक नियुक्ति होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका दक्षिणी परिसर कहाँ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? लचीला भारत यानी रिजिलियंट इंडिया, आपदा मुक्त भारत, डिजास्टर फ्री इंडिया। इसके बाद कार्य क्या है? प्रशिक्षण देता है, अनुसंधान करता है। अनुसंधान किस क्षेत्र में करता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। नीतियों को समर्थन करता है जो NDMA बनाती है। मानव संसाधन विकास करता है, मतलब मानवों को ट्रेनिंग करता है। मानव कब संसाधन बनता है? कोई भी व्यक्ति पहले मनुष्य संसाधन या मानव संसाधन कब बनता है? जब उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल दे दी जाए तो मानव संसाधन हो जाता है, मानव पूंजी हो जाता है। राज्यों को सहायता देना, जागरूकता फैलाना और सहयोग करना। जो दुनिया भर की एजेंसियां हैं उनके साथ ये सहयोग भी करता है, विश्व बैंक वगैरह इनके साथ। ठीक है, यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप GS रेवोल्यूशन सर्च करोगे, कहीं पर भी सर्च करना, टेलीग्राम पर सर्च करना तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो आप ये क्लास देख ही रहे होगे, तो यूट्यूब पर सर्च करोगे यूट्यूब चैनल, और प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या है? एप्लीकेशन मिल जाएगा। शेयर जरूर करें, पढ़ते रहें। लेखपाल की तैयारी ऐसी करा देंगे कि जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा उसके 1 माह पहले आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।